नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो कुछ आपकी जर्नल टर्म्स हैं जिनको आपको जान लेना ज़रूरी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की आगे जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उनके लिए। तो सबसे पहले कुछ जर्नल टर्म्स से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोड से। ठीक है, हमने स्ट्रेस को जाना, लेकिन आगे हमें लोड, आगे की जो हमें टर्म्स पढ़नी है उनके लिए हमें जो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आज हम बात करने वाले हैं वो है आपका लोड। देखिए, सोम में लोड की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आपको लोड के बारे में पता होना चाहिए कि कितने तरीके के लोड होते हैं, वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर हम लोड की, तो लोड होता क्या है? लोड आपका होता है, लोड किसे कहते हैं? लोड यहाँ पर कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस और कपल दैट एक्ट ऑन ए बॉडी when it is functionally but when it is in functionality। ठीक है, जब भी कोई मेंबर आपका अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो उस वक्त उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो लगता है, जो कपल लगते हैं, उनको लोड कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोड के बाद कि लोड कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो लोड की अगर हम बात करें तो लोड आपके होते हैं, देखो लोड को अगर हम डिफाइन करें तो लोड आपके होते हैं, एक तो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक होता है आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा आपका होता है विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर। दूसरा आपका होता है क्या? विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोड को देखें तो दो तरीके के लोड होते हैं आपका, एक तो होता है स्टैटिक लोड और दूसरा होता है आपका डायनेमिक लोड। ठीक, अगर हम बात करें स्टैटिक लोड की तो स्टैटिक लोड भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डेड लोड और दूसरा होता है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, यहाँ पर आपका डायनेमिक के अंदर भी दो आते हैं, एक आपका आता है इम्पैक्ट लोड, ठीक है, और दूसरा आता है आपका फटीक लोड। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन आएगा आपका नॉर्मल लोड और ये आपका आएगा shear लोड। ठीक है, फिर उसके बाद ये आते हैं आपके नॉर्मल लोड के अंदर आपके आते हैं दो तरीके की, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, और नॉर्मल लोड के अंदर आपका एक्सियल और एसेंट्रिक लोड आते हैं। ठीक है, तो
अब देखिए आप, जब हम बात करेंगे आपके इम्पैक्ट लोड की, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नॉर्मल लोड और शेयर लोड की, ठीक है। तो नॉर्मल लोड की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल लोड के अंदर आपके कौन कौन से दो है? नॉर्मल लोड के अंदर आपके दो आते हैं, कौन से? एक तो होता है आपका एक्सियल लोड और एक होता है आपका इसेंट्रिक लोड, ठीक है। और ये इन दोनों के भी दो पार्ट हैं। मैंने बताया आपको, एक होता है टेंसाइल और दूसरा होता है आपका कंप्रेसिव, ठीक है। शेयर के अंदर दो होते हैं, एक तो है ट्रांसवर्स शेयर लोड, एक होता है इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड। यानी एक होता है आपका ट्रांसवर्स शेयर लोड और एक होता है इसेंट्रिक ट्रांसफर शेयर लोड, ठीक है। तो इतने तरीके के लोड होते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके सभी लोड्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और डेड लोड की, ठीक है। तो आइए उनसे ही शुरू करते हैं आपका। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके किसकी, डेड लोड की, तो डेड लोड कौन सा होता है? डेड लोड आपका वो लोड है जो विद रिस्पेक्ट टू एनी स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट क्या होता है? लोड आपका टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, सेम लोड हो टाइम के साथ, तो आपका वो डेड लोड होता है, ठीक है। तो डेड लोड को हम कैसे शो करते हैं? तो अगर मैं बात करूँ आपके डेड लोड की, तो डेड लोड एक करके सभी लोड्स को डिफ बताऊंगा मैं आपको किस तरीके के लोड होते हैं, ठीक है। डेड लोड की बात करूं तो डेड लोड आपका कितने तरीके का? पहला डेड लोड, सॉरी डेड लोड तो एक ही होता है। डेड लोड लोड आपका होता है, पी से लोड को डिनोट किया हमने, और ये आपके टाइम एक्सिस है, ये आपका लोड एक्सिस है, ठीक है। तो ये आप ये देखिए, ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, टाइम के साथ लोड चेंज नहीं होगा, तो वो आपका क्या है? डेड लोड है। उसके बाद आपका अगला आता है आपका कौन सा? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो अगला आपका कौन सा लोड है? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड आपका कौन सा होता है? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब ये होता है कि लोड आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लोड आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेरी करता है, फिर अपनी मैक्सिमम लिमिट पर आकर के कांस्टेंट हो जाता है, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें, ये आपका क्या होगा? पी मैक्स, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या होगा? पी मैक्स। तो ये आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है, यानी कि चेंज इन लोड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये आपका क्या है? टाइम है, और ये वाली एक्सेस आपकी क्या है? लोड है, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि इसका एग्जांपल ये होता है, मान लो हमने क्या किया, एक बार पर पी लोड पुल किया, तो कुछ टाइम बाद लोड इंक्रीज़ करते करते ये बार के इस तरीके से हो जाएगी। तो ये आपका क्या था? ये एग्जांपल आपका है। लेकिन हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में, हमेशा पी मैक्स ही लेके चलते हैं, ये वाला पार्ट को नेगलेक्ट करते हैं, यानी पी मैक्स ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो गया। उसके बाद आता है आपका इम्पैक्ट लोड। देखो इम्पैक्ट लोड क्या होता है? इम्पैक्ट लोड का मतलब होता है कि लोड वो भी आपका किस लिए लगाओ? शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाओ। यानी कि अगर मैं बोलूँ द लोड एट विच द लोड एक्ट, इम्पैक्ट लोड की बात करेंगे अगर हम,
देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, इम्पैक्ट लोड की, अगर हम बात करें यहाँ पर इम्पैक्ट लोड की, तो देखो इम्पैक्ट लोड क्या होता है, इम्पैक्ट लोड होता है द लोड एक्ट विद शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि जो जल्दी से लगा, जैसे मान लो आपकी बोन, आपकी जो कार है वो स्ट्राइक करती है किसी वॉल से, तो आपका बोनेट पे जो लगता है वो इम्पैक्ट लोड होता है। बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आपको क्या लगता है, हैवी लोड लगता है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आपका अगर बहुत सारा लोड एक बार में लगेगा, मतलब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर आपका लोड एक्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट लोड। ठीक है, अगर आप ऐसा कर्व ड्रा करेंगे तो कर्व आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, और अब इसको ड्रॉ करेंगे हम, तो ये इसका कर्व कुछ, ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ये कितने कम टाइम में अटेन कर लेता है। डी टी टाइम में कितना, डी पी इतना। इतने कम टाइम पे इतना सारा लोड इम्पैक्ट हुआ, तो इसको आप बोलेंगे इम्पैक्ट लोड। ठीक है, इम्पैक्ट लोड के लिए देखो क्या होता है, इम्पैक्ट लोड के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके एग्जांपल बताता हूँ कुछ इम्पैक्ट लोड के। स्प्रिंग यूज इन सस्पेंशन, पहला एग्जांपल आपका ये हो गया। तो इसके एग्जांपल्स की बात अगर मैं करूँ, तो पहला एग्जांपल आपका कौन सा हो गया, जो आपकी स्प्रिंग यूज़ होती है ना सस्पेंशंस में, वो आपका इसका पहला एग्जांपल हो गया, स्प्रिंग यूज इन सस्पेंशन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपका हुआ आईसी इंजन पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड पावर स्ट्रोक, यानी किसी तरह लिख देता हूँ मैं, आईसी इंजन में पावर स्ट्रोक। ठीक, स्पर गियर टूथ, वो भी हाई वेलोसिटी पर, तो वो भी लिख देता हूँ, स्पर गियर टूथ एट हाई वेलोसिटी। ठीक है, इसी के साथ आपके पंचिंग ऑपरेशन हो गया, फोर्जिंग ऑपरेशन हो गया, वहाँ पे आपका इम्पैक्ट लोड लगता है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इम्पैक्ट लोड में डिफ डिफ्लॉ किसका फार्मूला, डिफॉर्मेशन का फार्मूला किस तरीके से कर लगेगा। तो देखिए डिफॉर्मेशन इम्पैक्ट लोड में क्या होगी, डिफॉर्मेशन एट डेल्टा एल, मतलब सॉरी एक चीज़ यहाँ गड़बड़ी है, डिफॉर्मेशन एट स्टैटिक लोड इनटू इम्पैक्ट फैक्टर दैट इज इक्वल टू आई एफ। इम्पैक्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसी तरीके से स्ट्रेस निकालना है आपको, इम्पैक्ट पे कितना लगा है, तो आप सीधा लिखोगे स्ट्रेस और स्टैटिक मल्टीप्लाई इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई एफ। ठीक है, अब हमें करना है इम्पैक्ट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं। तो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वेयर आई एफ, इससे डिनोट करते हैं किसे, इम्पैक्ट फैक्टर को। ठीक है, तो इम्पैक्ट फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, तो इम्पैक्ट फैक्टर आपका होता है 1+√1+2h डेल्टा स्टैटिक। ठीक है, ये आपका एच अगर किसी हाइट से गिर रहा है, वेलोसिटी अगर गिवन है, तो v²/2g होगा। ठीक है,
सेकंड थिंग यहाँ पर आपको एक और जो नोट याद रखना है वो ये कि h इज़ वेरी स्मॉल। h अगर बहुत छोटा है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर की ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप 2 मान के चलेंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड के बाद हम बात करेंगे फटीग की। तो देखिए फटीग क्या होता है, अब हम बात करेंगे फटीग। अब बात हो रही है आपके फटीग लोड की। देखिए फटीग लोड क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, लोड के मैग्नीट्यूड को और उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? फटीग लोड होता है। ठीक है, तो फटीग लोड क्या होता है? जब भी हम लोड की डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज करेंगे विद आप डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो समझे, आप पे कम ज़्यादा करना है मैग्नीट्यूड, यानी अगर 5 न्यूटन का लगाया फिर थोड़ी देर बाद 4 का लगाया फिर 3 का लगाया, और डायरेक्शन मतलब एक बार आपने टेंसाइल लगाया, दूसरी बार रिवर्स डायरेक्शन यानी कंप्रेसिव लगाया। ठीक है, तो फटीग लोड के बारे में अब आप ये पता चलेगा आपको, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो फटीग लोड are those load whose magnitude or direction or both are changes with respect to time, and they are repeatedly applied with respect to time। ठीक है, अब फटीक लोड आपके कितने तरीके के होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। फटीक लोड आपके 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका लोड की डायरेक्शन, वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ठीक है, अगर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दे आर और वो रिपीटेडली ऐसा हो रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है, तो वो आपका फटीक लोड है। ठीक है, अब आपको फटीक लोड कितने तरीके के होते हैं वो बताते हैं। 5 तरीके के फटीक लोड मैंने बताया। पहला पी। ठीक है, अब देखो क्या इसे बोलते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का, अगर कोई टाइम के साथ ये भी चेंज होता है तो ये भी एक तरीके का आपका, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, स्टैटिक लोड। ठीक है, सेकंड थिंग अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर क्या होगा आपका लोड प्लस डायरेक्शन में पी, फिर वेरी करते हुए माइनस डायरेक्शन में पी जाएगा। ठीक है,
मतलब एक बार आपने क्या किया, इसको टेंसाइल में खींचा, फिर दूसरी बात उसी मैग्नीट्यूड से कंप्रेसिव किया, तो उसको उस लोड का नाम होता है आपका कंप्लीटली रिपीटेड फटीग लोड। ठीक है, वो क्या कंप्लीट रिपीट होता है, इसका नाम होगा कंप्लीटली रिपीटेड फटीग लोड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन ऑफ लोड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, ओनली डायरेक्शन ऑफ लोड चेंज। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा आपका, फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग फटीग लोड। ठीक, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, जैसा कि हमें दिख भी रहा है यहाँ पर, पी से आप अगर टेंसाइल पे रख रहे हो, पर क्या कर रहे हो, पी से p/2 के बीच में ला रहे हो, तो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या हो रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे वाले की, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन बोथ। P2 माइनस p/2। तो इसका आपका जो नाम होता है ना, इसके नाम को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग फटीग लोड। ऑल्टरनेटिंग फटीग लोड, यहाँ बोथ चेंज होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ आप लिख सकते हो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस। सेकंड आपका है, मतलब फिफ्थ, इस केस में क्या होगा आपका, 0 to P। इस केस में आपका हो जाएगा रिपीटेड फटीग लोड। इस केस में आपका हो जाएगा रिपीटेड फटीग लोड। ठीक है, दैट मैग्नीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। मैग्नीट्यूड changes from 0 to मैक्सिमम। ठीक है, तो ये रिपीटेड फटीग लोड है, यहाँ पे 0 से मैक्सिमम होता है। तो ये 5 तरह के लोड होते हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तो हमने नॉर्मल लोड की बात की थी, और ठीक है,
और उसके दूसरी हमने कौन से लोड की बात की थी? शियर लोड की बात की थी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। तो आइए उस पर आते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम किसकी, नॉर्मल लोड की। देखो नॉर्मल लोड क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लोड एट परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, यानी कि लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। इसका मतलब मान लो ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर बार है। अगर मैं इसको 3D में बनाने की कोशिश करूं, तो ये एक रेक्टेंगुलर बार है। रेक्टेंगुलर बार के, ये आपका क्या है, प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हमने लगाया, इसको बोलेंगे हम क्या, टेंसाइल लोड। अगर इसको सामने से देखते हो तो आप कैसे दिखेगा ये, अब क्योंकि ये टेंसाइल लोड है और ये, सॉरी सॉरी एक मिनट, इसको प्रॉपर तरीके से बना लेता हूँ मैं। अगर आप इसको सामने से देखोगे तो ये आपको किस तरीके से दिखेगा, इसको इधर से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, और ये वाला लोड आपको क्या दिखेगा, डॉट का साइन का मतलब होता है कि आपका जो लोड है वो अवे, मतलब अवे फ्रॉम, मतलब अंडर टू द बोर्ड नहीं जा रहा है, अवे फ्रॉम द बोर्ड आ रहा है। ठीक है, बाहर को आ रहा है। दूसरा अगर इसमें बनाएंगे तो कंप्रेसिव होगा, उस केस में क्या होगा, ये अंदर को जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन आता है। ठीक है, तो नॉर्मल लोड आपका, दूसरी कंडीशन कौन सी होगी नॉर्मल लोड की, एक तो आपका टेंसाइल हो गया, दूसरा आपका कंप्रेसिव होगा। कंप्रेसिव के लिए बनाऊंगा मैं, 3D नहीं बना रहा मैं, डायरेक्ट ऐसे बना देता हूँ। कंप्रेसिव के लिए होगा तो आपका ये, कंप्रेसिव के लिए होगा तो आपका ये कुछ इस तरीके से कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो इसको आप साइड बाय साइड सामने से देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से, ये तो यहाँ पे कंप्रेसिव लोड हो गया, तो ये आपके होते हैं नॉर्मल लोड। ठीक है, क्योंकि आपके नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, एक आपका मैंने इसी के अंदर बताया था, अगर हम देखें तो एक्सियल लोड और इसेंट्रिक एक्सियल लोड। देखिए अगर हम, मैं बोलूँ आपको कि इसका सेंटर कहाँ पर होगा इस बार का, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन आपकी क्या होगी, एक्सियल लाइन होगी, उसके उसी पर अगर लोड अप्लाई हो, जैसे कि यहाँ पर लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल टेंसाइल लोड। और इसेंट्रिक कब बोलेंगे, इसेंट्रिक आप इस केस में बोलेंगे, इसेंट्रिक टेंसाइल लोड का मतलब इस सेंटर के इधर से लोड लगे, या आपका इस तरीके से, सपोज आपके एक बार है, ठीक है, और इस पे जो लोड लग रहा है वो यहाँ से लग रहा है, तो ये हो गया आपका इसेंट्रिक टेंसाइल लोड। ठीक है, इसेंट्रिक टेंसाइल लोड क्या करेगा, इसेंट्रिक यहाँ पर आपका क्या होता है, सिर्फ सिर्फ क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट कर, यहाँ पर आपका बैंडिंग भी होती है, कि यह बैंड होता है इस तरीके से, इस तरीके से बैंड होता है ना ये, तो टेंसाइल प्लस बैंडिंग दोनों होती है, इसे बोलते हैं इसेंट्रिक टेंसाइल लोड, जो सेंटर से अवे हो। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सियल लोड। हमारा हो गया एक्सियल लोड, कैसे कहते हैं, एक्सियल नॉर्मल लोड होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब अगर मान लो यही इस प्लेन पे लगा होता लोड,
ठीक है, ये भी एक प्लेन है, इसके एक्सियल लगा होता है यहाँ, तो ये भी आपका नॉर्मल लोड है। लेकिन ये आपका नॉर्मल लोड है, ठीक है। और एक्सियल लोड जो होता है वो आपका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन। ये आप क्रॉस सेक्शन अगर कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन केस में उसको एक्सियल लोड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सियल लोड। इसके बाद हमने जिस लोड की बात की थी वो है आपका शियर लोड, ठीक है। इसके बाद हमने जिस लोड की बात की थी वो है आपका शियर लोड, ठीक है। शियर लोड की बात करूँ तो वो आपका इस तरीके से होता है, ये हो गया आपका, और यहाँ पर आपका फोर्स लगेगा, पी फोर्स लग रहा है पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, शियर लोड इस सरफेस के लिए। इस सरफेस पर अगर ऐसे लोड लग रहा है पी, इसको एक्चुअली रब कर देते हैं, इसके अपर पार्ट पे ऐसा लोड लग रहा है पी, तो ये आपका क्या हो, इस क्रॉस सेक्शन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो उस केस में ये हो जाएगा आपका शियर लोड, ठीक है। और अगर हम यही इसेंट्रिक की बात करें तो सेंटर से हटा कर किसी भी साइड पे लगाएंगे, एक साइड पे, तो ये आपका हो जाएगा इसेंट्रिक शियर लोड। अब हम, ये तो थी हमारी लोड की बातें, जो हमने डिफरेंट टाइप्स के लोड पढ़े। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ बॉडी की और मटेरियल की जान लेते हैं जो पूछी जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, दो मेनली आपको जो, जब भी आप अजम्पशंस पढ़ोगे तो दो आपको अजम्पशंस आती हैं सुनने में, मटेरियल इज़ होमोजीनियस और आइसेंट्रोपिक। तो ये क्या होते हैं ये देखते हैं। होमोजीनियस मटेरियल, पहले इसी को देखते हैं, होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है। देखो होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल का मतलब होता है कि जो आपके होमोजीनियस मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी एक पॉइंट पर और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर सेम है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी एक्स डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टीज सेम, ठीक है। वाई डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टीज सेम। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं तब भी एक डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, अगले डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट है, बट डायरेक्शन चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ठीक है। यानी होमोजीनियस मटेरियल में क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल में आपका, अगर मैं आपको समझाऊं डायग्राम के माध्यम से तो एक बार इसको देखिए। यह एक मटेरियल है, इस पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनके नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया। एक्स एक्सिस मतलब एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग इन सब की क्या होगी, यंग मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो यंग मॉडुलस से डिफाइन कर बता रहा हूँ। सब डायरेक्शन में ई सेम होगी इसका मतलब, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन अगर यही मैं दूसरी डायरेक्शन की बात करता हूँ तो वो अलग होगी। वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी होगी E1 E2, सॉरी E1 तो हर डायरेक्शन में E1 ही। अब आप बताइए, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूँ तो प्रॉपर्टीज का चेंज हो रहा है। पॉइंट की बात करूँ तो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाऊँगा वही प्रॉपर्टीज़ रहेंगी,
लेकिन अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, वाई से मैं सीधा एक्स पे आया तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसका मतलब होमोजेनियस मटेरियल की डेफिनेशन आप इस तरीके से लिखेंगे, इट इज सैड टू homogeneous when it exhibits same elastic properties at any point in a given direction. That is, elastic properties are independent of point. तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, that is elastic properties are independent of टाइम। ठीक है, यानी कि आपकी किस पे डिपेंड होती हैं, वो आपकी डायरेक्शंस पे डिपेंड होती हैं, पर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट है, सॉरी, डायरेक्शन पे पॉइंट से इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन मतलब आप पॉइंट कोई सा भी ले जाओ, हम हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये तो आपका हो गया होमोजीनियस मटेरियल। अब बात करेंगे इसके बाद हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल की। आइसोट्रॉपिक मटेरियल, अब आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बात करें तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है। लेट अस सपोज आपने इसके अंदर एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, यानी ए बी सी। यहाँ पर क्या होता है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है एनी डायरेक्शन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। मतलब अगर मैं बात करता हूँ इस ए पॉइंट की, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी ई होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी ई होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी ई होगी, सब डायरेक्शन में ई है ना। और दूसरे पॉइंट के तुम यहाँ भी हर डायरेक्शन में सेम होगी, लेकिन पहले वाले से अलग होगी। मतलब क्या है कि डायरेक्शन पे प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में, पॉइंट पे जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, पर आप किसी एक पॉइंट की बात करें तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। सिमिलरली यहाँ पर E2 होगी। ठीक है, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर ये जाना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज़ सेड टू बी आइसोट्रॉपिक, इसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। इट इज़ सेड टू बी आइसोट्रॉपिक when it exhibits some elastic properties, some elastic properties in any direction at a given point। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी तो उसे बोलेंगे हम आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी तरह यहाँ पर भी लिख लेते हैं, दैट इज़ क्या लिखेंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर
independent of direction। ठीक है, ये क्या होगा आपका, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन हो गया यहाँ पर। अब अगर हम देखें, अगर हम एक मटेरियल को दोनों बोल दें, अगर बोथ होमोजीनियस और आइसेंट्रोपिक, तो उस केस में क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज हर एक पॉइंट पर और हर डायरेक्शन पर सेम हो जाएगी। ठीक है, कैसे, अगर एक मटेरियल में दोनों प्रॉपर्टीज होंगी होमोजीनियस और आइसेंट्रोपिक, तो क्या होगा देखिए, सपोज अगर हम बोलें एक ही मटेरियल में दोनों प्रॉपर्टीज़ हों, तो वो मटेरियल आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया, ये दो पॉइंट, ये तीन पॉइंट, इसको बोलेंगे ए, इसको बी, इसको सी। अगर तीनों दोनों प्रॉपर्टी यानी आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में क्या है आपका जो प्रॉपर्टी है वो सेम, और हर पॉइंट पे भी वही सेम। तो इसका मतलब आप क्या समझ गए, तभी भी आप किसी डेरिवेशन को करते हो तो तभी एजम्पशन इसीलिए आता है क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं कि उसकी हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पर प्रॉपर्टी सेम है, तभी हम एजम्पशन में लिखते हैं मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एक पॉइंट ए मटेरियल is said to be both homogeneous and isotropic when it exhibits same elastic properties at any point in any direction, in any direction। ठीक है, तो तब इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक भी है और होमोजीनियस भी है। ठीक, अब हमारा आता है एक एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल। एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल आपके कंपोजिट मटेरियल एग्जांपल उसका है वो, क्योंकि एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एट एनी पॉइंट, डिपेंड ऑन डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं ये आपके। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप इस मटेरियल के आगे क्या लिख सकते हो, ये मटेरियल आपका है होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एनाइसोट्रॉपिक में हम बात कर रहे थे। तो एनाइसोट्रॉपिक आपका जो मटेरियल होता है वो मटेरियल है जो आपके डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ एट एनी गिवन पॉइंट, उन सब मटेरियल्स को आप बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, इसका ज़्यादा पूछा जाता नहीं है, मैं आपको फिर भी डेफिनेशन का बता देता हूँ। एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके वो मटेरियल, अ मटेरियल शुड बी anisotropy when it exhibits different
elastic properties at a given point, ठीक है, जिसका हम क्या बोलेंगे, दैट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये आपके एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, इसके बाद लोड की आपकी एक कैटेगरी रह गई, उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक लोड आपका इस तरीके से लोड आपके इस तरीके का भी होता है, लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, अब अगर आप इस पे आते हैं तो इस कैटेगरी के अंदर आपके दो तरीके के लोड होते हैं। इसी कैटेगरी के अंदर आपके दो तरीके के होते हैं। एक आप बोलते हैं उनको कंसंट्रेटेड लोड, और दूसरा लोड आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड के अंदर आपका आता है, कंसंट्रेटेड लोड क्या होते हैं, जैसे मान लो ये आपके एक बीम है, इसके ऊपर आपको यहाँ पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होते हैं, ये आपकी बीम है, ठीक है, इस पर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब बीम का खुद का लोड होता है, वो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है अगर वो प्रिज्मेटिक बीम है तो। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड लोड आपके दो तरीके के होते हैं। कंसंट्रेटेड लोड भी आपका क्या होता है, एक तो आपका होता है पॉइंट लोड और एक होता है कंसंट्रिक मोमेंट। ठीक है, तो एक होता है आपका कंसंट्रिक पॉइंट लोड, ठीक है, और दूसरा आपका होता है कंसंट्रिक मोमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक तो होता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि आपका ये होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अगर आप इस चीज़ को मिटो दो यहाँ से तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक होता है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ऐसा इसलिए होता है, मान लो यहाँ पर ज़्यादा लोड लग रहा है, फिर उसके बाद यहाँ आते आते लोड क्या होगा, जीरो हो गया, तो ये आपका लोडिंग डायग्राम, तो ये यूनिवर्सली वेरिंग लोड। ठीक है, और होता है आपका यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट और यूनिवर्सली वेरिंग मोमेंट, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स हो गए, और यहाँ पे कंसंट्रिक लोड्स हो गए। ठीक है, कंसंट्रिक लोड हो गए। ठीक, इस इसी के साथ आज की क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड पढ़े, जो आप किसी भी जगह पर लगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी का लोड है। और हमने देखा कि मटेरियल होमोजीनियस और आइसेंट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आज की क्लास के लिए, इस क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।